नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव। लॉ ऑफ एविडेंस 1872 के साथ एक बार फिर आप लोगों के सम्मुख हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों ने इससे पहले जो चर्चा किया था वो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे और उससे संबंधित जो शंकाएं होंगी वो भी समाप्त हो चुकी होंगी। साक्ष्य विधि में आगे बढ़ते हुए अब हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि हमें दो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में जानना होगा, या ये कहा जाए कि जिनके बारे में जानना आवश्यक होगा। यानी वी हैव टू नो टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज लेक्स फोरी एंड द सेकेंड इज लेक्स लोसी। ये जो दो टर्म हैं, दो शब्द हैं, लेक्स फोरी और लेक्स लोसी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी आवश्यक है। बहुत विस्तार में न जाते हुए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लेक्स फोरी को देखते हैं। लेक्स फोरी मीन्स द लॉ ऑफ द कोर्ट। द लॉ ऑफ द कोर्ट, it means the law which will be followed by the court. लेक्स फोरी का प्रयोग उन विधियों के लिए किया जाता है जो विधियां या जिन विधियों का प्रयोग न्यायालय में होना ही होना है, उन्हें हम बदल नहीं सकते। वहाँ पर कोई विकल्प नहीं होगा, इसीलिए इसे द लॉ ऑफ द कोर्ट कहते हैं। यानी वह विधि जिसका पालन न्यायालय में होना है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा जो टर्म है लेक्स लोसी, तो लेक्स लोसी मीन्स द लॉ ऑफ द प्लेस। लेक्स लोसी जो विधियाँ होती हैं उन्हें हम द लॉ ऑफ द प्लेस कहते हैं। यानी ये स्थान स्थान पर निर्भर करती हैं कि किस स्थान पर कौन सी विधि होगी या किस स्थान की कौन सी विधि लागू होगी। बहुत विस्तार में न जाते हुए हमें एक बात को जानना होगा कि लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। यानी जो साक्ष्य विधि है वो लेक्स फोरी है। इसको हम अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी भारतीय न्यायालय में कोई मामला विचारणीय है, मान लीजिए संविदा विधि से संबंधित कोई मामला विवादित है, अब भारतीय न्यायालय में उसका विचारण हो रहा है। अब उस संविदा विधि में कौन सी विधि लागू होगी या किस विधि के अनुसार उस संविदा के विवाद का निर्धारण किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह संविदा कहाँ की गई, किन परिस्थितियों में की गई, उसकी शर्तें क्या थीं और किस विधि के आधार पर उस संविदा का निर्माण किया गया था। यानी ये सारी चीज़ें स्वैच्छिक हैं जिन्हें स्वेच्छा के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। तो जिस विधि को आधार मान करके वह संविदा की गई होगी
निश्चित तौर पे उस विवाद का निस्तारण करते समय उस विधि को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन वह विधि चाहे जो कोई भी हो, लेकिन साक्ष्य कैसे ग्रहण होगा वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के द्वारा ही तय किया जा सकेगा। यानी साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका क्या होगा, रिलेवेंसी ऑफ द फैक्ट क्या होगी, एडमिसिबिलिटी ऑफ द फैक्ट यानी साक्ष्य की ग्राह्यता कैसे की जाएगी, इन सभी प्रश्नों का निर्धारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार ही किया जाएगा। इसमें अगर मामला भारतीय न्यायालयों में चल रहा है तो साक्ष्य के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ही लागू होगा, चाहे भले ही वह मामला किसी अन्य देश की विधि के तहत ही विचारणीय क्यों ना हो रहा हो। इसीलिए लॉ ऑफ एविडेंस को लेक्स फोरी कहते हैं, क्योंकि यह लॉ ऑफ द कोर्ट है और न्यायालय में इसी का पालन होना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, साक्ष्य विधि चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, दोनों पर एक समान रूप से ही लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिविल मैटर्स के लिए कोई अलग साक्ष्य विधि है और क्रिमिनल मैटर्स के लिए कोई अलग साक्ष्य विधि है, लेकिन सिविल मैटर्स में एंड क्रिमिनल केसेस में जो साक्ष्य विधि के रूल्स हैं, जो नियम हैं, कहीं कहीं पर उनमें कुछ अंतर आते हैं। वे अंतर हम देखेंगे जब हम साक्ष्य विधि को विस्तार से आगे पढ़ेंगे, वे अंतर हमारे सामने आएंगे। लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, इन सिविल केसेस द इशू मे बी डिसाइडेड बाय द प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, while in criminal case charges must be proved beyond reasonable doubt। यानी एक बात तो क्लियर है कि अगर सिविल मैटर्स हैं तो मामले के पक्ष में अगर कुछ सामान्य से साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए जाएं और उसके पक्ष में अगर एक डाउट ही क्रिएट कर दिया जाए तो भी रेमेडी मिल सकती है, उपचार मिल सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होंगे, जो आपराधिक मामले होंगे, उनमें हमें जो आरोप है उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स प्रूव करना पड़ेगा, यानी संदेह से परे साबित करना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सिविल मामलों में संदेह उत्पन्न कर देना पर्याप्त होता है रेमेडी के लिए, उपचार के लिए। लेकिन क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में मामले को संदेह से परे साबित करना पड़ता है। अगर संदेह से परे आपने मामले को साबित नहीं किया तो अभियुक्त को संदेह का लाभ मिल जाएगा। It is a settled principle that no accused person can be convicted if there is a reasonable doubt as to his guilt। ये एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी अभियुक्त को तब तक सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक कि उसका अपराध संदेह से परे साबित ना हो जाए। आप अक्सर सुनते होंगे कि अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी किया जाता है। ये वही संदेह का लाभ है जो प्रिंसिपल आप यहाँ पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ सेटल्ड प्रिंसिपल दैट नो अक्यूज्ड पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इफ देयर इज़ अ रीजनेबल डाउट एज टू हिज गिल्ट। अगर कोई भी संदेह है कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है तो उस अभियुक्त को उस संदेह का लाभ मिलेगा। इसलिए साक्ष्य विधि में आपराधिक मामलों की जब बात आती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ
जो है उसका वज़न ज़्यादा हो जाता है और मामले को संदेह से परे साबित करना पड़ता है। संदेह की गुंजाइश और अभ्युक्त की मुक्ति, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि सिविल मामले और क्रिमिनल मामले को अलग करता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे अंतर हैं, लेकिन अभी उनकी चर्चा नहीं करेंगे। आगे आने वाले धाराओं में, सेक्शंस में जैसे जैसे वो अंतर हम आएंगे वैसे वैसे हम उसकी चर्चा करते जाएंगे। लेकिन अभी जो बेसिक डिफरेंस है वो यहीं पर समझ दीजिए कि सिविल मामले में संदेह उत्पन्न कर देना पर्याप्त है उपचार प्राप्त करने के लिए, और ठीक उसके विपरीत आपराधिक मामलों में जब तक संदेह से परे आप मामले को साबित नहीं करेंगे तब तक अभियुक्त को आप दोष सिद्धि नहीं करवा सकते। अगर संदेह रह जाएगा तो उसे संदेह का लाभ मिलेगा। अब हम अपने एक्ट पर आते हैं और इसकी शुरुआत हम इसके इंटरप्रिटेशन क्लास से यानी परिभाषा खंड से करेंगे। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए, जानने के लिए परिभाषा खंड में उन विशेष शब्दों का अर्थ जान लेना आवश्यक होता है जो शब्द उस अधिनियम में प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि हर अधिनियम के लिए हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है। इसीलिए एक्ट के प्रारंभ में ही उन शब्दों को परिभाषित कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि चाहे उन शब्दों का कहीं पर कोई भी अर्थ क्यों ना होता हो, लेकिन इस अधिनियम में इस शब्द का वही अर्थ पढ़ा और समझा जाएगा जो कि इसके परिभाषा खंड में दिया गया है। इसकी शुरुआत हम कोर्ट से करते हैं, यानी न्यायालय से। हम सब जानते हैं न्यायालय क्या है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम के लिए न्यायालय क्या है वो धारा 3 बताती है। कोर्ट इंक्लूड्स all judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence। यानी न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट आते हैं, सारे न्यायाधीश और सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, तथा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत वे सारे व्यक्ति आ जाएंगे जो कि वैध रूप से प्राधिकृत किए गए हैं। लेकिन मध्यस्थ कोर्ट की परिभाषा में नहीं आएगा। हम लोगों ने जब धारा 1 पढ़ा था, सेक्शन 1, वहाँ पर भी देखा था कि साक्ष्य अधिनियम कहाँ लागू होगा और कहाँ नहीं, और वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि साक्ष्य अधिनियम मध्यस्थ के न्यायालय में लागू नहीं होगा। यानी वहाँ पर ही भी क्लियर कर दिया गया था कि मध्यस्थ के न्यायालय में ये लागू नहीं होगा। तो जब मध्यस्थ के न्यायालय मैंने न्यायालय शब्द का इस्तेमाल किया, ये मतलब मध्यस्थ की कार्यवाही में लागू नहीं होगा। तो वहाँ पर यह कंफर्म कर दिया कि मध्यस्थ की कार्यवाही में लागू नहीं होगा। और परिभाषा खंड की धारा 3 में कोर्ट में भी स्पष्ट कर दिया गया कि न्यायालय शब्द में मध्यस्थ शामिल नहीं है, अर्थात सभी न्यायालय हैं, सारे मजिस्ट्रेट न्यायालय हैं, और वे सारे व्यक्ति भी न्यायालय माने जाएंगे जो कि साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किए गए हैं। लेकिन मध्यस्थ इसमें शामिल नहीं है, यानी साक्ष्य विधि के लिए मध्यस्थ न्यायालय नहीं है। धारा 3 में ही तथ्य की भी परिभाषा बताई गई है, फैक्ट। लेकिन इसकी परिभाषा में चीज़ों को शामिल किया गया है, वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी ये समावेशी प्रकृति की परिभाषा है जो चीज़ों को अपने में समाहित करती है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, तथ्य का अर्थ है और इसके अंतर्गत आती हैं क्या। तो दो पॉइंट्स में इसको बांटा गया है। पहला, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स,
कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the senses। यानी ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो। सरल शब्दों में आप ऐसे समझिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकते हो। इंद्रियां, हमारी जो 5 इंद्रियां और 6ठी इंद्रियां, वो सब इसमें आ जाएंगी। हम अपने इन इंद्रियों के माध्यम से जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं वह फैक्ट है, वह तथ्य है। और दूसरा पॉइंट, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। यानी मानसिक दशा को भी फैक्ट माना गया है। ऐसी मानसिक दशा जिसको कोई व्यक्ति महसूस करता है, समझता है, वह मानसिक दशा भी फैक्ट है। यानी मेरे मन में एक बात चल रही है कि मुझे किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, यह भी फैक्ट है। कोई वस्तु कहीं पे सजा कर रखा गया है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ महसूस किया, यह भी एक तथ्य है। किसी ने कुछ शब्द कहे, यह भी तथ्य है। मैं कोई आशय रखता हूँ, यह भी तथ्य है। मैं सद्भावपूर्वक कोई कार्य करता हूँ, यह भी तथ्य है। मैं कपटपूर्वक कार्य करता हूँ, यह भी तथ्य है। किसी व्यक्ति की एक ख्याति है, अपनी एक ख्याति है, गुडविल, यह भी फैक्ट है। यानी कोई भी चीज़, मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ जिसको आप महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से, दैट इज़ फैक्ट, वह फैक्ट है। हमारी साक्ष्य विधि में 2 तरीके के फैक्ट्स, तथ्य बार बार आएंगे आपके सामने। सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य यानी फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का बेयर प्रोविज़न आप पढ़िएगा, बेयर की भाषा। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि फैक्ट इन इशू इज़ द फैक्ट विच सेटलमेंट सेटल्स द केस। यानी विवादक तथ्य वह तथ्य है जिसके निपटारे से मामले का निपटारा हो जाता है, वही फैक्ट इन इशू है। एक बार बेयर की भाषा को ज़रूर पढ़िएगा, विस्तार है वो फैक्ट इन इशू का। उसमें इलस्ट्रेशन भी है, बेयर ज़रूर पढ़िएगा। इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन उसका बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लीजिएगा। समझने के लिए उसके भाव को समझिए। फैक्ट इन इशू, इट मीन्स फैक्ट इन इशू इज़ द फैक्ट विच सेटलमेंट सेटल्स द केस। यानी विवादक तथ्य वह तथ्य है जिसके निपटारे से मामले का निपटारा हो जाता है। अब आप समझिए, यानी वह तथ्य जो विवादित है, वह तथ्य जो किसी अधिकार का निर्धारण करता है, किसी दायित्व का निर्धारण करता है, किसी की योग्यता निर्योग्यता की बात करता है। यानी वह फैक्ट जिसका अस्तित्व किसी अधिकार या दायित्व या निर्योग्यता को उत्पन्न करता है, यानी वह फैक्ट जिसका निपटारा उस मामले को ही निपटा देता है, वही फैक्ट इन इशू है। दैट इज़ द फैक्ट इन इशू। और उससे जुड़ा हुआ रेलिवेंट फैक्ट, एंड द रेलिवेंट फैक्ट इज द फैक्ट हु एक्सेप्ट or reject the existence of the fact in issue. Relevant fact is the fact who accepts or reject the existence of the fact in issue. यानी सुसंगत तथ्य वह तथ्य है
जो कि विवादक तत्व के अस्तित्व या अनस्तित्व, जो कि विवादक तत्व के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करता है। आप अस्तित्व या अनस्तित्व की बात भी कर दोनों को जोड़ सकते हैं। यानी रेलिवेंट फैक्ट इज द फैक्ट हु एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो रेलिवेंट फैक्ट इज़ द फैक्ट हु एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट इन इशू। यानी सुसंगत तथ्य वह तथ्य है जो कि विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को, ये वो है कि नहीं है, को स्वीकार या अस्वीकार करता है। विवादक तत्व है, इस चीज़ को जिसने स्वीकार किया वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। विवादक तत्व का अस्तित्व नहीं है, जिसने इस तत्व को स्वीकार किया वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। विवादक तत्व का अस्तित्व है, उसको जो अस्वीकार करता है वो भी रेलिवेंट फैक्ट है। विवादक तत्व का अस्तित्व नहीं है, इस बात को जो अस्वीकार करता है वह भी रेलिवेंट फैक्ट है। और तो और वो सारे फैक्ट जो मामले से जुड़े हों और एक दूसरे से संबंधित हों, वे सब के सब भी सुसंगत तथ्य की परिभाषा में आ जाएंगे। लेकिन सरल शब्दों में इतना कहना ही काफ़ी होगा कि सुसंगत तथ्य वह तथ्य है जो कि विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करता है। बेयर की लैंग्वेज आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, बेयर की भाषा ज़रूरी है। बाकी धारा 3 में अन्य परिभाषाएं भी दी गई हैं, लेकिन पहले आप लोग इतना पढ़ कर के इसको समझ लीजिए। कोई प्रश्न हो उस प्रश्न को पूछ लीजिए, फिर बाकी की परिभाषाओं को हम लोग अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।